दर्शकों, आज आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपसे मिलाने के लिए जा रहे हैं प्रसिद्ध समाज सेवी व राजनीतिक विश्लेषण राजेंद्र सिद्धांती जी से। सिद्धांती साहब, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। आज आपके जीवन के बारे में अपना परिचय दीजिए। जीवन का परिचय तो कोई विशेष नहीं है, लेकिन हाँ, एक्टिविटीज़ के तौर पे कहा जा सकता है। मैं 1962 से इस समाज सेवा में या उसमें हूँ और 67 के बाद से लगभग पॉलिटिकल फील्ड से भी अटैच हूँ। और मोटे तौर पे मेरा इंटरेस्ट, पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी मेरा केंद्र से रहा है। स्टेट पॉलिटिक्स से मेरा किसी स्टेट से या अपनी दिल्ली स्टेट से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, ये है कि चाहे तो वो परिवार के संस्कार समझो, और चाहे मेरी खुशकिस्मती है कि मैं 1968 से ही चौधरी चरण सिंह जी के संपर्क में आ गया। उनको मैं इनवाइट करके आया लखनऊ में। एक मैं रौली में किसान सम्मेलन किया था, उस सम्मेलन के लिए मुख्य अतिथि के तौर पे। तो उस दिन के बाद से मेरा उनसे संपर्क हो गया, आना जाना मिलना हो गया जब भी वो दिल्ली आते। और 1972 के आसपास उन्होंने यहाँ दिल्ली में विठल भाई पटेल हाउस में ऑफिस बना दिया। और अगर मैं ये कहूँ कि मैंने उन पे जोर दिया कि अगर आपने भारतीय क्रांति दल को ऑल इंडिया लेवल पे आपकी पार्टी है, आपका ऑल इंडिया लेवल पे स्टेटस है, तो अगर ये ऑल इंडिया लेवल पे आपका स्टेटस है, आपकी पार्टी का दायरा है, किसान पूरे हिंदुस्तान में है, तो फिर आपका ऑफिस भी दिल्ली में ही होना चाहिए। अदरवाइज़ उनका कतई इंटरेस्ट नहीं था दिल्ली में ऑफिस बनाने का। तो यूँ करके वहाँ से पॉलिटिकल वो मेरा शुरू हुआ सफ़र 1967-68 से। और उस पॉलिटिकल सफ़र में चाहे मेरे संस्कार तो मेरा आधार थे, और ऊपर की बिल्डिंग जो बनी वो चौधरी साहब के नाम के मटेरियल से बनी। सादगी भी उन्हीं का मसाला है, ईमानदारी भी उन्हीं का मसाला है, कैरेक्टर भी उन्हीं का मसाला है। और कुल मिला करके तीनों का मिला करके उसको एक शब्द दिया जाए तो वो सिद्धांत या सिद्धांती जो शब्द है मेरा, वो चौधरी साहब का ही दिया हुआ है। जिस दिन से चौधरी साहब गए हैं उस दिन से मैंने अपने आप को भी यही समझ लिया कि भाई मैं इस मॉडर्न राजनीति के मान लो काबिल नहीं हूँ, क्योंकि जिस राजनीति के जो नियम हैं या राजनीति की जो शर्तें हैं वो उनसे मैं समझौता नहीं कर सकता। चौधरी साहब ने कहा था कि भाई राजेंद्र सिंह, मेरे बाद आप उस पार्टी को जाना, दूध धोया तो कोई नहीं है, लेकिन उस पार्टी के साथ चले जाना जो कम से कम गंदी हो। तो दिल्ली में मैंने देखा, उस वक्त दिल्ली में दो ही पार्टी थी, कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस से तो नाता चौधरी साहब के साथ जाने के उससे ही टूट गया था। और चौधरी साहब ने जिन शर्तों पे अपनी कांग्रेस को छोड़ा था, उन शर्तों से मैं प्रभावित ही हुआ था, इसलिए उनके साथ गया था। और उन शर्तों पर को ही मैंने निभाया। और उस निभाने के उसमें ही 1996 का इलेक्शन लड़ गया मैं सज्जन कुमार के खिलाफ या कांग्रेस कैंडिडेट के खिलाफ। तो कुल मिला करके ये है कि मैं उस दिन से मान लो बीजेपी का वोटर हूँ। मैंने बीजेपी का कभी मेंबरशिप भी इसलिए नहीं ली कि बीजेपी में भी इतना कोई बहुत वो नहीं है कि भाई जिससे कि उस बीजेपी से कोई आदमी ऐसा प्रभावित हो। वो आज तक भी, यानी 10 साल से बीजेपी की सेंटर में हुकूमत है, तो भी बीजेपी को वो लोकप्रियता नहीं मिली है आज तक। ये जितनी भी लोकप्रियता है ये सिर्फ मोदी और मोदी जी के लिए है। तो कुल मिला के ये मेरा वो रहा है
83 का इलेक्शन लड़ना चाहा था मैंने मेट्रोपॉलिटन का, तो वो किसी घरेलू प्रेशर की वजह से मैंने विड्रॉ किया। और उस विड्रॉ में ख़ास तौर पे माजरा के रोहतास सिंह कैंडिडेट थे, तो वहाँ से भी कुछ आदमी आ गए और उनने भी कहा कि भाई इनको तो पार्टी का टिकट मिला हुआ है तो आप विड्रॉ करो। तो वो भी एक बात थी और वो भी एक बात थी, दोनों बातों की वजह से मैंने विड्रॉ कर लिया था। हाँ, ये है कि एक दफ़ा साहब सिंह वर्मा जब मुख्यमंत्री थे तो मैं उनसे ऐसे ही बाई जी में मिलने चला गया, ऐसे ही शिष्टाचार के नाते। उन्होंने मेरे सामने एक बात रखी कि अटल जी ने ये कहा है कि अगर आउटर दिल्ली से एमपी का कैंडिडेट नहीं जीता तो तुम्हारी मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वो सुरक्षित नहीं रहेगी। उस पर मैंने विचार किया कि अगर कुछ तो बीजेपी किसान को वैसे ही बर्दाश्त नहीं करती और कुछ बहाना हो जाएगा और बीजेपी का कैंडिडेट सज्जन कुमार के मुकाबले में कतई नहीं जीत सकेगा, चाहे टिकट 4 बांध दो। तो मैंने फैसला ये किया कि भाई 96 में मैंने फैसला ये किया कि मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे इलेक्शन लड़ लेता हूँ, तो जिसमें एक भी वोट अगर मुझे मिलेगी समाज में तो भी वो कांग्रेस के या सज्जन कुमार के खिलाफ जाएगी। तो इस नज़रिए से मैंने 96 का इलेक्शन लड़ा जिसमें मुझे 50,000 के करीब वोट मिली और सज्जन कुमार की हार हुई 2.5 लाख से। तो उसे मैं अपनी जीत समझता हूँ क्योंकि इसी उद्देश्य के लिए वो इलेक्शन लड़ा था मैंने। उसमें पॉलिटिकल उद्देश्य जो था वो ये था कि भी साहब सिंह की कुर्सी नहीं जानी चाहिए इस बहाने से। तो ये एक मेरा पॉलिटिकल, उस दिन के बाद से लगभग मैं पॉलिटिक्स से तो बिल्कुल दूर हूँ, लेकिन दिमागी तौर पे जो है पॉलिटिक्स से मैं दूर नहीं हुआ आज तक भी। और मैं जितना कैलकुलेशन करता हूँ, मैं अपने आप को ये कहूँ तो कोई ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई ज़्यादा अहंकार की बात नहीं होगी कि मैं साइकोलॉजिकली मैं पॉलिटिक्स के बारे में साइकोलॉजिस्ट हूँ एक मायने में। ज्योतिषी तो मैं खैर नहीं कह सकता, लेकिन एक मायने में मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ पॉलिटिक्स के बारे में। तो ये सब जो है ये मेरी वो रही है। मेरी 3-4 ऐसी उपलब्धि ज़रूर हैं कि जो मुझे याद रहती हैं, जो ऐसी वो उनको घटनाएं कहो या वो कहो। सबसे पहली तो ये कि मैं महारानी गायत्री जी का मेहमान रहा। मेरे जैसा छोटा आदमी और महारानी गायत्री का मेहमान रहे और उनके होटल में 1 हफ्ता मेहमान के तौर पे मैं रहा। एक तो वो घटना मेरे लिए ऐसी है कि जो ज़िंदगी में मुझे भूलती नहीं है। और चौधरी साहब के साथ एकदम से उनके साथ उनका सानिध्य मुझे मिलना भी एक घटना है। तो ये ऐसा एक वो रहा है कि इस सारे उसमें कि हाँ, ये ज़रूर है कि आज की राजनीति को समझते हुए कि राजनीति का अपराधीकरण तो ये बहुत पहले हो गया था 70, 72, 74, 75 के साथ। और संगमा जो लोकसभा अध्यक्ष होते थे उन्होंने 3 दिन का स्पेशल अधिवेशन बुलाया था लोकसभा का कि राजनीति का अपराधीकरण ख़त्म करने के लिए। लेकिन नतीजा ये निकला कि 3 दिन से ज़्यादा 5 दिन वो अधिवेशन चला और नतीजा ये निकला कि उस दिन के बाद से राजनीति बहुत ज़्यादा आपराधिक हो गई। तो राजनीति का के नाते आज भी मैं ये मान के चलता हूँ कि राजनीति जितनी ईमानदारी से या जितनी शुद्धता से एक तरह से समाज सेवा के नज़रिए से जितना चलना चाहिए, उसमें ये बात ठीक है कि ईमानदारी और शुद्धता तो काफ़ी से आई है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। लेकिन समाज सेवा या उसके नाते जो है सरकार की और
एक तरह से जनता का कोई खास तालमेल और कोई बहुत मजबूत तालमेल नहीं बना, जिसकी वजह से आज जनता दुविधा में ही है कि अपने अस्तित्व को कैसे वो हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि जनता और ख़ास तौर पे हिंदू जनता खास तौर पे हिंदू जनता का एक तरफ जहां अस्तित्व खतरे में है, हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि जहां उसका अस्तित्व खतरे में है तो उसको ये कहीं उम्मीद दिखाई नहीं दे रही कि मेरा अस्तित्व सुरक्षित होगा और सुरक्षित रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ी दुविधा आज के टाइम में हर वोटर के दिमाग में है। तो अब ये हालात देखते हैं और आज हम ये मान के चलते हैं कि मोदी जी बैठे हैं तो मोदी जी के नाम से ही हमारी वो सुरक्षा जो है वो रिजर्व है। लेकिन कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि हु आफ्टर मोदी, जब तक हु आफ्टर मोदी का जवाब नहीं मिलता तब तक वो सुरक्षा भी जो है वो बहुत ज़्यादा स्थायी नहीं है। क्या लगता है इस बार 2024 में चुनाव नज़दीक है बिल्कुल, और अभी चुनाव प्रत्याशियों की भी के नाम से लिस्ट जारी कर दी गई है, तो क्या इस उत्तरी पश्चिमी जिला से किसको कैंडिडेट बनाया जा सकता है आपके हिसाब से? अब पॉलिटिकली तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो सामाजिक तौर पे या जनता के तौर पे, जनता के दिमाग पे या जनता की जबान पे या जनता के दिल पे ऐसा कोई नाम नहीं है कि जिसमें जनता ही अपने आप की कोई उसकी चर्चा कर रही हो। अब जब जनता की अब वो तो ऐसा लगता है कि जैसे जनता की कोई दिलचस्पी नहीं है कि वो अपनी तरफ से किसी को वो पेश नहीं करना चाह रही है। और रहा सवाल ये कि पार्टी अगर करती है तो मैं इस मामले में आपके चैनल के माध्यम से मैं पार्टी से ये निवेदन करूँगा और ये क्या नाम है उम्मीद करूँगा, क्योंकि कुल मिला के ये मैं उम्मीद इसलिए कह रहा हूँ तो निवेदन इसलिए कह रहा हूँ कि 1952 से लेकर के, और अगर सज्जन कुमार का और टाइम एक दो बार का छोड़ दिया जाए तो 1952 से लेकर के आज तक, बीच में एक दफ़ा दलीप सिंह भी रहे, वरना 1952 से लेके आज तक हमें हमारे अपना कोई लोकल कैंडिडेट नहीं मिला है। हमारे 5 साल ऐसे बर्बाद हुए हैं कि पूरी दिल्ली में अगर सबसे ज़्यादा बैकवर्ड कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है तो पहले उसको आउटर दिल्ली कहते थे, फिर उसको क्या नाम है आज ये नॉर्थ वेस्ट कहलाती है। तो ये एक वो है, मैं इसी क्या नाम है इसी बात के मद्देनज़र मैं बीजेपी के नेतृत्व से मोदी जी से ये निवेदन करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हमें अब की दफ़ा मेहरबानी करके कोई लोकल कैंडिडेट दे देना, हमारा जो हमारी भाषा भी समझे और हमारे बीच में भी आए। अब ये मौजूदा MP है, शायद ही कभी कहीं किसी के उसमें आए हों, किसी के फंक्शन में या देना, और आए होंगे तो किसी बहुत चापलूस किस्म के आदमी के वर्कर के उसमें आए होंगे या किसी और उसमें आए होंगे, वरना कोमलली किसी के वैसे भी कोमलली ये गुण अगर देखा जाए तो कहना भी नहीं चाहिए, या लेकिन अच्छी बात तो दुश्मन की भी हो तो भी कह देनी चाहिए। ये गुण था तो सज्जन कुमार में था, उसको एक एक वर्कर का नाम याद था, उसके घर का पता याद था, उसका काम कैसे चल रहा है ये उसको पता था। लेकिन आज अगर आप आज इस मौजूदा MP से ये पूछोगे तो तेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में गांव कितने हैं तो शायद वो गांव की गिनती भी ना बता सके। आदमियों को तो पहचानना और उनके नाम जानना तो बहुत दूर की बात है।
तो कुल मिलाकर के, और ये बीजेपी का भी एक ड्रॉबैक रहा है कि बीजेपी जब तक सत्ता नहीं मिली तब तक बीजेपी का एटीट्यूड जो है या बीजेपी का लाइन ऑफ एक्शन जो है वो समाज सेवा रहा। लेकिन जिस दिन से 1998 से बीजेपी को सत्ता मिली है, जिस दिन से बीजेपी ने केंद्रीय सत्ता की मलाई खाई है, उसी दिन से बीजेपी में दो सेवा की बजाय और दो बातें पनप गई और दो बातें पैदा हो गई। पहली बात आपस में खिंचाव और दूसरा गुण चापलूसी। सन 1998 के बाद क्या नाम है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सत्ता जब रही, प्रधानमंत्री रहे, उस टाइम के लेके उस टाइम से आज तक बीजेपी में सेवा भाव खत्म हो गया, जन सेवा खत्म हो गई और सिर्फ चापलूसी और एक दूसरे की खिंचाई है कि ये क्यों आगे जाए या ये आगे ना जाए, ये सब रह गया, बाकी और कुछ नहीं। मोदी जी ने अगर थोड़ा संभाला है कि कार्यकर्ताओं की, लेकिन आज मोदी जी के संभालने के बावजूद भी कार्यकर्ता जो है इतना सेटिस्फाई नहीं है कि उसकी कहीं पूछ हो रही हो। हर कार्यकर्ता के जबान पे ये है कि आजकल वर्कर की बूझ नहीं रही। तो अब देखिए कि ये सब की बातों के मद्देनज़र मैं यही कहूँगा कि अगर नहीं, बल्कि पक्की एक वो है कि अब की दफ़ा अगर हमारा कैंडिडेट हमें नहीं मिला तो फिर जीत बस मोदी जी के नाम से हो गई तो होगी, वो ना भी हो तो कोई ताज्जुब नहीं है। जब वो शौक़ नहीं रहा कि जो भाई किसी को भी दे दो जी, हम तो जिता के भेज देंगे। अब की दफ़ा हमारे नौजवानों में इस बात का वो है कि हमारा ही कैंडिडेट क्यों नहीं, चुनाव में हमारा ही कैंडिडेट हमें क्यों नहीं मिलता। हम में ऐसी क्या वो है कि जो हम इस काबिल नहीं समझे जाते। यहाँ एक टाइम ऐसा भी था कि जहाँ वो नायर हमें कैंडिडेट मिला था जो जौनसी के थली पे भी, जिसको हम टीला कहते हैं, वो जौनसी की थली पे भी गेहूँ बोने की बात कर रहा था, जिनको यही नहीं पता कि किसानी और किसान होता क्या है। तो कुल मिलाकर के एक ऐसा वो रहा है कि और हमने सब भुगते हैं। पार्टी ने, कांग्रेस ने जिसको भी टिकट दे दिया और लोगों ने अंधाधुंध उसको बना दिया। लेकिन अब की दफ़ा पिछले दो से इलेक्शनों से हमें वो है, पहला इलेक्शन जो 14 का था उसमें भी वो कैंडिडेट ऐसा ही मिला कि जैसी उसकी शक्ल थी वैसा ही उसका काम था। उस हमारे हरियाणा में कहावत है, अगर रोता जार मरों की खबर लावे, तो उस तरह की शक्ल का वो पहला एमपी था हमारा। दूसरा एमपी चाहे शक्ल भचई अच्छी हो लेकिन काम उसके भी उतने अच्छे नहीं है जितने होने चाहिए थे। तो हमें ऐसे, और ख़ास तौर पे हमें ऐसे, मैं मोदी जी से या बीजेपी के नेतृत्व से निवेदन करूंगा कि हमें कम से कम ऐसे कैंडिडेट कतई ना दें। कोई कैंडिडेट भी दें तो ऐसा तो दें सुथरा जो खड़ा हुआ कैंडिडेट लगे, अब हाँ ये कैंडिडेट है और जिसका ये कैंडिडेट है वहाँ वो लोग कैसे होंगे, और हमें भी खुशी हो कि ये हमारा कैंडिडेट है। क्योंकि जब तक आदमी की पर्सनैलिटी नहीं होगी कोई, तो उसकी बुद्धि का कतई कोई इस्तेमाल नहीं करना चाहता। पर्सनैलिटी अगर वो अच्छी हो और बुद्धि उसमें 8 आने भी हो तो भी बर्दाश्त हो जाता है। तो इन दोनों आदमियों की तो कोई पर्सनैलिटी भी ऐसी नहीं है कि ये किसी इलाके के प्रतिनिधि कहे जाए या समझे जा सके। तो कुल मिलाकर के ये है कि मैं बार बार मैं यही निवेदन करना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हे बीजेपी के नेताओं, हम पर रहम करना अब की दफ़ा, और हमें हमारा ही अपना कोई कैंडिडेट देना। और 2 लड़के हैं जो कोशिश में है, शायद एक हमारे गांव का ही लड़का है, बड़ा अच्छा लड़का है, बड़ा होशियार लड़का है, ईमानदार है, कैरेक्टर अच्छा है,
दोनों गुण हैं उसमें, पॉलिटिक्स, राजनीतिक और मोदी जी के मतलब के, और एक लड़का खेड़े की तरफ का है। तो ये दोनों दो लड़के तो यही हैं। ये थोड़ा बहुत मेरे दिमाग में, या मैं इनके बारे में थोड़ा बहुत ये सुनता आ रहा हूँ लोगों से ही सुना है। इन्होंने मेरे से कोई संपर्क तो किया नहीं है, लोगों से ही सुना है थोड़ा। अब की दफ़ा ये तैयारी कर रहा है, अब की दफ़ा ये तैयारी कर रहा है। एक दफ़ा मैं बुआने चला गया, बुआने के उसमें घूम रहा था कि भाई यहाँ की वो देखूं, तो बुआने के कुछ लड़कों ने जिक्र किया कि जी एक खेड़े का लड़का है, तो वो उसका नाम बताया होगा। तो लेकिन ये दो लड़कों का नाम जो है वो थोड़ा सा चर्चा में है, बहुत ज़्यादा चर्चा में तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा चर्चा में है। और बीजेपी की तरफ से कतई कोई तैयारी नहीं की जा रही है कि कोई बीजेपी किसी को यानी तैयार करे। बीजेपी में सबसे बड़ी कमजोरी ये है या कमी है संगठनात्मक तौर पे कि बीजेपी कैंडिडेट तैयार नहीं करती। और ये नहीं करती का मैं जोर इसलिए लगा रहा हूँ कि ये 1998 के बाद की पनपी हुई मेंटलिटी है बीजेपी की, कि बीजेपी किसी को या बीजेपी का कोई नेता किसी दूसरे को ये कहने को तैयार नहीं है कि ये बहुत अच्छा वो है। वो तो बस इस उम्मीद में रहता है कि मुझे कहें कि ये अच्छा है। दूसरे को कोई नेता, कोई भी कार्यकर्ता दूसरे को नहीं बता रहा है कि कोई मेरे से या कोई हमारी पार्टी में, हमारे क्षेत्र में कोई अच्छा है। ये मैंने पहले ही कहा कि ये 1998 से जो गुण एक पनपा है कि एक दूसरे को निगलेक्ट करना या एक दूसरे को धक्का देना, तो ये बीजेपी में, वरना बीजेपी में पहले कार्यकर्ता की बहुत कदर होती थी, लेकिन ये सत्ता का चस्का जिस दिन से लगा है बीजेपी में, उस दिन से दो बातें पनपी हैं। एक तो आपस में खिंचाव और दूसरा चापलूसी, वरना बीजेपी में चापलूसी नहीं थी। तो कुल मिला कर ये है कि हम अगली दफ़ा कैंडिडेट अच्छा मिलेगा तो शौक से चुनाव में वोट देंगे, नहीं अच्छा मिलेगा तो मजबूरी में देंगे। वोट जरूर बीजेपी को देगा इलाका और कैंडिडेट, लेकिन बीजेपी को फिर सुन ले बीजेपी कि मेरे इस बात पे ना जाए कि भाई वोट जरूर बीजेपी को देगा, और वो ये समझ रहा है कि जब देगा इलाका बीजेपी को वोट तो कैंडिडेट कोई भी दे दो। कैंडिडेट कोई भी मत देना, हमें कैंडिडेट हमारे मतलब का हो, इसी इलाके का हो, हमारा जाति हो, हमारे बैकग्राउंड का हो, जो हमारी भावना को भी समझे और जो हमारी तकलीफ को भी समझे। आज तक जितने कैंडिडेट हमें मिले हैं वो हमारी तकलीफ को तो भले ही समझ रहे हों, लेकिन भावनाओं को नहीं समझे। जब आदमी की भावना को नहीं समझता तो उसकी तकलीफ का भी उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। और इसी वजह से आज पूरी दिल्ली में अगर सबसे ज़्यादा बैकवर्ड कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है तो ये हमारी नॉर्थ वेस्ट कौंसी सबसे ज़्यादा बैकवर्ड है ना। तो हर एक में क्या नाम है, प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से या इस रिहायशी या मकानों के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, बाज़ार के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी दिल्ली में जितनी चमक है, चमक दमक है, उतनी आप घूम के देख लो, उतनी हमारे इस इलाके में नहीं है। यहाँ आकर को पता लगता है कि देहात में आ गए। नांगलोई से परे जाओ तो वहाँ आपको देहात ढूंढना पड़ जाता है कि यहाँ देहात कहाँ है और किस चीज़ को देहात कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ आ जाओ तो आपको शहर ढूंढना पड़ जाएगा कि शहर किसको कहते हैं। ये फर्क है पूरे दिल्ली में और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो कुल मिलाकर ये सारा वो है। अब महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है, और महाशिवरात्रि के पर्व के तौर पे मैं तो यही संदेश दूंगा समाज को कि समाज भगवान शंकर के तरह से समाज के लिए जिस तरह से भगवान शंकर ने कुर्बानी की,
कि भाई वो सारा विष पी लिया था। इसी तरह से समाज में आपस में प्यार मोहब्बत अपना बढ़ावे, और प्यार मोहब्बत ही बढ़ाएगा तभी सारी बातों में बरकत होगी, या सारी बातों में उन सारी बातों का सारे उनका उत्थान होगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।